360 में। शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला का प्रोग्राम कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान पर बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का रिकॉर्ड बोझ। मुझे हॉस्पिटल आते हुए डर लगता था। और सुबह पंजाब में रिवायती दाइयों की जगह अब तरबियत याफ्ता मिडवाइफ्स मुतारिफ कराने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश। शाम में मौजूद अमरीकी अफवाज के इनखला का मंसूबा तैयार हो गया है और इसके तहत फिलहाल तमाम फौजियों को वापस नहीं बुलाया जा रहा। शाम में तकरीबन 2000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं जो दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि शाम में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी की जरूरत नहीं रही क्योंकि बकौल उनके दाइश को शिकस्त दी जा चुकी है। इस वक्त हम चलेंगे कैपिटल हिल जहां नीलोफर मुगल मौजूद हैं। नीलोफर, अब क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इनखला के इस मंसूबे की? सारा सदर ट्रंप ने शाम से अमरीकी फौजों के इनखला के मामले का एक बार फिर दिफा किया है और ट्विटर पर कहा कि इस तरह की जो जंगें होती हैं वो बिल आखिर ख़त्म होनी होती हैं, जो कि बरसों पहले हमने बगैर सोचे समझे शुरू की। अमीर मुल्कों ने बहुत ही कम माली और फौजी इमदाद दी, लेकिन बिल आखिर फ़ायदा जो है वो नहीं का हुआ। पेंटागन का इस जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही कोई तफसीलात सामने आई हैं कि ये इनखला कब और कैसे होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन जो इस वक्त दौरे पर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस मामले पर मुस्तकबिल का कोई मंसूबा जो है वो सामने ला सकें। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस का शाम से इनखला का मंसूबा क्या है, इस बारे में बहुत से सवाल गर्दिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने पहले कहा कि शाम से फौजी फौरन वापस आ जाएंगे, मगर फिर कहा कि इनखला जल्द नहीं, मुनासिब रफ्तार से होगा। सदर का कहना है कि वो अपने इरादे से पीछे नहीं हट रहे, मीडिया इसे गलत अंदाज में पेश कर रहा है। पेंटागन ने इनखला के मंसूबे पर कोई मखसूस तफसीलात जारी नहीं की, लेकिन कहा है कि उसके पास एक मंजूर शुदा मंसूबा मौजूद है जो कि ज़मीनी हालात पर मबनी है, ना कि किसी टाइमलाइन पर, और ये कि अमरीका शाम में दाइश के खिलाफ इत्तेहादी ऑपरेशन के लिए हिमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन इसराइल और तुर्की के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां वो इत्तेहादियों को यकीन दिला रहे हैं कि शाम से अमरीकी इनखला में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हम सदर ट्रंप के इनखला के फैसले पर तबादला ख्याल करेंगे, लेकिन ये इस तरह होगा कि शुमाल मशरिकी शाम में हमें यकीन हो जाए कि दाइश को शिकस्त दे दी गई है और वो फिर से मजबूत होकर एक खतरा बनने की सलाहियत नहीं रखती। साबिक कुर्द ओहदेदार इदरीस निसान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि दिसंबर में सदर ट्रंप की जानिब से शाम से तमाम अमरीकी फौजियों के फौरी इनखला का ऐलान परेशान कुन था, लेकिन अब शाम में कुर्द जंगजुओं और दीगर अमरीकी इत्तेहादियों की तशवीश कम हो गई है। कुर्द आवाम अब पहले से मुतमईन है जब से अमरीकी सदर की जानिब से ये बयान सामने आया है कि वो शाम से जल्द इनखला नहीं करेंगे। गारंटी देते हैं कि इनखला के बाद भी वो कुर्द लोगों की हिफाजत करेंगे। कुर्द जंगजुओं को तुर्की से खतरा है। जॉन बोल्टन कह चुके हैं कि इनखला के लिए जरूरी है कि तुर्की ये जमानत दे कि तुर्क फौज कुर्द जंगजुओं को निशाना नहीं बनाएगी जो दाइश के खिलाफ जंग में अमरीका के इत्तेहादी रहे हैं। और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने आज पार्लियामेंट से खिताब में कहा है कि तुर्की अमेरिका की जानिब से किसी भी किस्म के कुर्दों के हवाले से किसी किस्म के बयान को वो कबूल नहीं करेगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में उनका ये कहना था कि तुर्की के पास तुर्की जो नेटो का इत्तेहादी है, तो अमेरिका को ये समझना चाहिए कि वो कुर्दों का साथ ना दे, बल्कि तुर्की ही वो वाहिद ताकत है जो कि खित्ते में दाइश और दीगर जो अस्करियत पसंद है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने की अहलियत रखता है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो एक हफ्ता तवील दौरे पर मशरिक़ वस्ता जा रहे हैं, तो तवक्को है कि वो वहाँ भी इत्तेहादियों को यकीन दिला सकेंगे कि वो अमेरिका जो है वो खित्ते को तनहा नहीं छोड़ेगा। जी ऑलराइट, नीलोफर मुगल हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर। अफगान अमजरगे के सरबरा उमर दाऊदज़ई ने वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक अमरीका तनहा फैसला नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने दावा किया है कि अमरीकी नुमाइंदों के साथ कल से कतर में शुरू हो रहा है, जिसमें अफगान हुकूमत और किसी भी दूसरे मुल्क के नुमाइंदे शरीक नहीं होंगे। अमरीकी हुकाम ने इस मुलाकात की तस्दीक नहीं की है। मुलाकात का एक दौर सऊदी अरब के शहर जद्दा में होना था, लेकिन तालिबान ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया था।
اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، جس پہ قرضوں کے حجم سے متعلق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ ترین رپورٹ سے ایک پریشان کن تصویر سامنے آئی ہے۔ پاکستان اس وقت قرضوں کے ریکارڈ بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ مجموعی قرضے اور کل واجبات کا حجم 26 خرب 452 ارب روپے بتایا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کی آبادی تقریباً 21 کروڑ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ملک کا ہر شخص تقریباً 1,27,311 روپے کا مقروض ہے۔ اس میں سے غیر ملکی قرضوں کے اگر حجم کی بات کریں تو وہ 9 خرب روپے کے قریب بنتے ہیں، جبکہ جو ڈومیسٹک قرض ہیں یعنی اندرونی قرض وہ 17 ارب روپے کے قریب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندرونی قرضے اس وقت بیرونی قرضوں سے بھی 2 گنا زیادہ ہیں تقریباً۔ اب صرف 2018 کے دوران ہی یعنی ایک سال میں پاکستان پہ قرضوں کے بوجھ میں تقریباً 35 خرب روپے کا اضافہ ہوا۔ تو اس وقت جو 26 خرب 452 ارب روپے کا قرض ہے وہ بھی سود کے باعث ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ ہی رہا ہے۔ تو صورتحال کس طرف جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے مالی امور کے ماہر سعد ہاشمی سے۔ سعد، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو قرضے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا والیوم ہے اس وقت پاکستان پہ قرضوں کا، یہ کس طرح کی معیشت کی تصویر پیش کرتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ، پلیجر ٹو بی آن یور شو۔ پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ کافی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جو پچھلے سال کے مقابلے میں یہ جو ہے کوئی اراؤنڈ 20%، 20% اپ ہے لاسٹ نومبر کے حساب سے، اور اس میں جو زیادہ تر انکریز آیا ہے وہ بیرونی قرضوں میں آیا ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ میں آیا ہے جو تقریباً 50% اپ ہے۔ اس میں کچھ تو ریزن اس کا ہے کہ ڈی ویلیویشن ہوئی، اس کی وجہ سے روپی ٹرمز میں قرضہ بڑھ گیا، باقی یہ کہ گورنمنٹ نے بھی فوراً قرضہ دیا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، جو گورنمنٹ جو ریونیو کماتی ہے وہ اراؤنڈ 10% ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اور ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ اب تقریباً 70% ہو گیا ہے، تو یہ ٹورڈز این انسسٹینیبل لیول گریجولی جا رہا ہے، اور گورنمنٹ کو اب اس کو حل کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے پڑیں گے ریونیو کے تحت سے، جس سے پھر انفلیشن اور ٹیکسیشن سسٹم میں بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے، آپ نے جیسے کہا کہ غیر ملکی قرضوں میں جو بیرونی قرضے ہیں ان میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن جب ہم ویسے والیوم دیکھتے ہیں ڈیٹ کا تو اس میں جو اندرونی قرضے ہیں پاکستان پہ ان کی اس وقت جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہے غیر ملکی قرضوں کی نسبت۔ اس پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے؟ جو انٹرنل ڈیٹ ہے کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کتنا بڑا بوجھ ہے معیشت پہ؟ وہ اس وجہ سے وہ آ رہا ہے فسکل ڈیفیسٹ سے، گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ گورنمنٹ کے جو ریونیو ہے اس سے ہمیشہ زیادہ رہے ہیں پچھلے سالوں میں۔ پچھلے سال بھی گورنمنٹ کا جو فسکل ڈیفیسٹ آیا تھا وہ 6.6% آیا تھا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی چونکہ 10% کے آس پاس ہے تو پاکستان کا یہ 5% سے کم ہونا چاہیے، تو لیکن اور اس سال بھی ایکسپیکٹڈ ہے یہ کوئی 6% کے آس پاس بلکہ اس سے زیادہ جو ہے یہ رہے گا۔ تو یہ قرضوں کا جو بڑھنا ہے یہ فسکل جو آپ کے جو اخراجات ہیں اس کو روکنا پڑے گا حکومت کو، اور ٹیکسز جو ہے وہ بڑھانے پڑیں گے، اور بڑھانے سے علاوہ امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے کیونکہ جو ٹیکس ایویژن ہے اس کو بھی حکومت کو چیک کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم یہ دونوں طرح کے قرضے دیکھتے ہیں تو کیا یہ کہنا درست ہوتا ہے کہ کوئی ایک طرح کا قرضہ جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ اہم ہے، اس پہ زیادہ غور کیا جائے بٹوین انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹ؟ دیکھیے آن ایوریج جو ہے ریشو جو ہے پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ ٹو ٹوٹل ڈیٹ از اراؤنڈ 30%، وچ از اوکے، لیکن جو کوئی بہت زیادہ بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ اگین آ جاتا ہے ری پیمنٹ کیپیسٹی آف ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی ہے وہ دے آر ہارڈلی 7 to 8%۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پہ زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے پاکستان نے سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے جو مدد لی ہے اس کی صورت میں ڈالرز تو پاکستان آ جائیں گے، لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ نہیں جی بالکل، جو میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو جو ایکسپورٹ جو ہمارا ہے ہمارے ملک کا وہ کم از کم 15% ٹو جی ڈی پی فار اے ہیلدی ڈیولپنگ اکانومی ہونا چاہیے، جو ابھی اس کا آدھا ہے، جو 7 سے 8% ہے جی ڈی پی کا۔ تو اسی وجہ سے حکومت کو یہ قرضے لینے پڑ رہے ہیں، اور اگر ٹھوس اقدامات ایکسپورٹ ریلیٹڈ گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے، جو اب یہ نئی حکومت کچھ کر رہی ہے، انہوں نے 4 سے 5 سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اس کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ رزلٹ
कॉन्ट्रीब्यूट करती है हायर एक्सपोर्ट्स में या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और अभी तक फिलहाल कुछ आसान नजर नहीं आ रहे कि एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है और ना कोई आसान नजर आ रहे हैं कि बढ़ेंगी बहुत ज्यादा। अच्छा, ज्यादातर अखबारात में जो पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी उसके बारे में लिखा जा रहा है तो हुकूमत पे बहुत सख्त तनकीद की जा रही है। अब आप भी इन्वेस्टमेंट के इशूज को देखते हैं, क्या कहेंगे आप इस वक्त जो हुकूमत की माशी पॉलिसी है किस हद तक क्लियर है और उससे इन्वेस्टर का, खासतौर पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है? देखिए, इस वक्त क्लैरिटी जो है वो सबको, इश्यूज तो सबको इस वक्त पता है, बट क्लियर डायरेक्शन के इकोनॉमी मुल्क की कहाँ जा रही है वो इस वक्त इन्वेस्टर को भी नहीं है, ना मुझे है। और इसका मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि उन्होंने इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड कर दिया है, लेकिन अभी जो नंबर्स देखें वो कुछ और बताते हैं। आपके पास जो ज़र मुबादले के ज़खायर है वो 2 टाइम्स इम्पोर्ट कवर भी नहीं है, तो हमारा मुल्क अभी भी क्राइसिस में है। तो एक आपको मैंने ऐसी एग्जांपल दी है कि टेक्निकली वी आर इन अ क्राइसिस, ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर सेइंग कि हम क्राइसिस में ना हो। इसी तरह बाकी भी मतलब एक क्लियर डायरेक्शन हो, एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन हो, और वो मेरे ख्याल से तभी आएगा जब हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे, क्योंकि फिर उससे हमारे पास एक 3 to 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान एक सामने आ जाएगा। ऑलराइट, साद हाशमी जो माली उमूर के माहिर हैं हमारे साथ थे वज़ीर स्काइप। साद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से खबरों की तफसीलात और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और अगर आपको हमारी वेबसाइट तक रसाई में कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहां आपको तमाम तर खबरें और बहुत से इंटरेस्टिंग फेसबुक लाइव इंटरव्यूज मिलेंगे और आप हमारी उर्दू VOA की मोबाइल ऐप भी बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब उस लड़की की कहानी जिसने ट्विटर के जरिए दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली और एक बार फिर सऊदी अरब को खवातीन के हुकूक के हवाले से स्पॉटलाइट में खड़ा कर दिया। 18 साला सऊदी लड़की रहाफ मोहम्मद अल कुनून कुवैत में अपने खानदान के साथ छुट्टियां गुजारने गई, लेकिन हफ्ते को वहां से फरार होकर बैंकॉक जा पहुंची, जहां से वो पनाह लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। लेकिन एयरपोर्ट पर हकाम ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। जब उन्हें कुवैत वापस भेजने की कोशिश की गई तो रहाफ ने खुद को एयरपोर्ट के होटल के कमरे में बंद कर लिया और सोशल मीडिया पर मदद के लिए पैगामात डालने लगी। बिलाखिर उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए पनाहगज़ीन की तवज्जो मिल गई। रहाफ का कहना है, मेरा नाम रहाफ है, मैं अभी भी कमरे में हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें कल चले जाना होगा और कोई इस वक्त मेरी मदद नहीं कर सकता। अब रहाफ का कहना है कि उनका खानदान बहुत जालिम है और एक बार सिर्फ बाल कटवाने पे उसे 6 माह कमरे में कैद रखा गया, तो उसे यकीन है कि अगर उसे सऊदी अरब वापस भेजा गया तो घर वाले उसे जान से मार देंगे, क्योंकि उसने रहाफ अब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन की तहवील में एक नामालूम मकाम पे है। इदारा अगले 5 रोज के अंदर उनकी पनाह की दरख्वास्त पे अपना फैसला करेगा। ऑस्ट्रेलिया के एक सेनेटर अपनी हुकूमत पर जोर दे रही है कि वो रहाफ को पनाह दें, जबकि रहाफ के वालिद अब भी उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। 2017 में 24 साला सऊदी खातून दीना अस्सलूम भी ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने की गर्ज से फिलिपाइन पहुंची, जहां उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। उन्होंने भी ट्विटर पे मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें सऊदी अरब वापस भेज दिया गया। अब तक ये मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब एक बार फिर चलते हैं पाकिस्तान, जहां हामला खवातीन की एक बड़ी तादाद अस्पताल जाने के बजाय अब भी घरों में ही ज़चगी के अमल से गुजरती है। इसके लिए रिवायती दाइयों की मदद ली जाती है। अब इस रुझान को मद्देनजर रखते हुए महकमा सेहत पंजाब ने देही इलाकों में 24/7 नामी मराकज़ सेहत मुतारिफ कराए हैं, जहां तरबियत याफ्ता मिडवाइफ्स या दाइयां डिलीवरी करवाती हैं। लाहौर से समन खान बता रही हैं कि अगरचे ये तरबियत याफ्ता खवातीन ज़चगी के दौरान पेचीदगियों से बेहतर तौर पर निमट सकती हैं, फिर भी बहुत से खानदान इनकी खिदमत हासिल करना जरूरी नहीं समझते। 16 बरस की उम्र में ही लाहौर की जरीना ने अपनी माँ से दाई का पेशा विरासत में ले लिया था। 35 साल गुजर गए और आज वो अपने इलाके की कामयाब दाई तस्वुर की जाती हैं। उनके मुताबिक ख्वातीन अस्पताल से ज्यादा उनके हाथों पर यकीन रखती हैं। दाई ने हंस करके कर देने। अस्पताल में यहाँ से नर्स आती है, हाथ मारकर चेक कर जाती है, फिर आती है, हाथ मारकर चेक कर जाती है। बात कोई नहीं सुनता। अगर कोई औरत चीख मारती है तो उल्टा बातें सुनाती हैं। वो पुठियां गल्लां सुनाउंदियां। सूबे पंजाब के कई इलाकों में अब भी बच्चे की पैदाइश का अमल दाई के हाथ से होकर गुजरता है और अस्पताल ना जाने के लिए अब भी कई दलीलें दी जाती हैं। मुझे हॉस्पिटल आते हुए डर लगता था, इसलिए मैंने घर में केस करवाया। एक बेटी और माशाल्लाह 2 बेटे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में दौरान ज़चगी माँ और बच्चे की अमवात रोकना शामिल है। इसके लिए पाकिस्तान के तकरीबन 85,000 देही इलाकों में हुकूमत ने रवायती दाइयों की बजाय अब तरबियत याफ्ता मिडवाइफ्स या दाइयाँ मुतारिफ कराने का मंसूबा शुरू किया है। प्रॉपरली ट्रेन करके स्किल बर्थ अटेंडेंट बना के कम्युनिटी के अंदर जाके उनको बिठा दें ताकि उनका जो है ना लोगों की डिलीवरी वहाँ पे स्किल बर्थ अटेंडेंट से हो। मराका गांव की इशरत अमानत ने सरकारी अस्पताल से 2 माह का कम्युनिटी मिडवाइफ का कोर्स करके अपने घर में ही डिलीवरी सेंटर कायम कर रखा है। इनके इलाके की वो ख्वातीन जो पहले मुकम्मल तौर पर रवायती दाई की मरहूने मिन्नत थी, अब इन पर इन्हिसार करने लगी हैं। 6 घंटे बाद तक मैं जरूर रखती हूँ, उसके बाद यूरिन पास करवा के फिर भेज देती हूँ। अल्लाह का शुक्र इतनी कभी नौबत ही नहीं आई कि उसको ज्यादा देर रखना पड़े। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही हो, जिस तरह के ये क्लैम्शिया में जा रही है, इसका बीपी हाई है, ऐसे पेशेंट को मैं पकड़ती नहीं, रेफर कर देती हूँ कि आप हॉस्पिटल चाहिए। पंजाब के ज्यादा आबादी वाले देही इलाकों में कायम देही मरकज सेहत और बुनियादी मरकज सेहत में 24/7 के नाम से सेंटर्स तश्कील दिए गए हैं, जहां तरबियत याफ्ता दाई 24 घंटे मौजूद रहती है। जैसे ही डिलीवरी का टाइम होता है, LAW औरत के पास होती है और वो हमारा एक यूनिक नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर 1034। एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं, वो औरत को अपने डोर स्टेप से उठाते हैं और हॉस्पिटल पे लेके आते हैं। घर घर जाकर हामला ख्वातीन को मरकज आने की हिदायत करने की जिम्मेदारी लेडी हेल्थ वर्कर्स की है, मगर इनकी बात मानने पर बाज ख्वातीन को अपने ही घर वालों की मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है। मेरा तीसरा बेटा हुआ ना, तो गुस्से के साथ उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था कि ये दाई से चलेगी, उधर हॉस्पिटल चलेगी दाई को छोड़ के। फिर मेरे मियाँ ने बात की कि नहीं अम्मी, अगर हम घर में केस करवाते हैं ना तो हो सकता है कि दाई से बीपी ना कंट्रोल होता। जच्चा बच्चा की सेहत को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन अब भी रवायती सोच आड़े आ रही है, जिसके लिए तरबियत याफ्ता दाइयों का कहना है कि आगाही मुहिम मज़ीद तेज करने की जरूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान की हमने बात की, अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे अब रुझान बढ़ रहा है घरों में तरबियत याफ्ता मिडवाइफ की मदद से बच्चों की पैदाइश का। इस मौजू पे वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी रिपोर्ट आप देख सकते हैं voanews.com पर। इसके लिए वेबसाइट पर आइए और सर्च में लिखिए मिडवाइफ। Now that I kind of am, going through this pregnancy again, I began to realize that I really didn't like that first experience, and that I wanted to kind of take control of my labor. It's my body, it's my experience. तो यहाँ पे ख़वातीन चाह रही हैं कि उनके पास ज़्यादा कंट्रोल हो डिलीवरी के वक्त। अब नन्हे बच्चों के साथ प्यार से उनकी ज़ुबान में बातें हम सभी करते हैं, लेकिन साइंसदान ये कहते हैं कि बोलने का एक ख़ास अंदाज अपना कर वालिदैन बच्चों की सीखने और समझने की सलाहियत में बहुत इजाफा भी कर सकते हैं। इस ज़ुबान को नाम दिया गया है पेरेंटीज़ का। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे बोली जाती है और बच्चे इसे कैसे समझते हैं। बज़ाहिर ये गुफ्तगू कुछ अहमकाना लगे, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि छोटे बच्चों से उनकी ज़बान में बात करना उनके लिए सीखने का अहम तरीका हो सकता है। साइंसदान कहते हैं कि बच्चों के सीखने और समझने की सलाहियत को वालिदैन एक गैर मामूली अंदाज से बढ़ा सकते हैं, जिसे पेरेंटीज कहा जाता है। डॉक्टर नाहा फरहान रमीरेस कहती हैं कि पेरेंटीज बच्चों से बातें करने का कोई आम तरीका नहीं। स्टडीज से पता चला है कि बात करने के आम तरीके से हटकर पेरेंटीज ऊंची आवाज में ठहर ठहर कर अल्फाज अदा करने और लफ्जों पर जोर देकर अदा करने का नाम है। हमने ये भी देखा है कि मौका मिलने पर बच्चे पेरेंटीज को आम बोलने के तरीके के मुकाबले में पसंद करते हैं, और ये कि जिन बच्चों से 11 माह में पेरेंटीज बोली जाती हैं वो ज्यादा अल्फाज बोल पाते हैं। आई लैब की टीम ने कुछ वालिदैन को बच्चों से बात करते वक्त खास बोली का ज्यादा इस्तेमाल करने की तरबियत दी, और नताइज बताते हैं कि 14 महीने में ऐसे बच्चों के बोलने की सलाहियत बुड़बुड़ाने से बाकायदा अल्फाज की अदायगी तक पहुंच गई। ये भी पता चला कि माएँ पेरेंटीज में गुफ्तगू करने की सलाहियत में वालिद से बेहतर होती हैं, और रिसर्च के मुताबिक बाप अपने बच्चों से बातचीत उतनी नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए, और इसीलिए कुछ वालिद इस कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं। मैं बच्चों की जुबान सीखना चाहता हूँ ताकि अपनी बेटी की बात समझूं और देखूं कि वो दुनिया को कैसे देखती है। रिसर्च साइंटिस्ट जेरोम टोफ कहती हैं कि ये बात हम जानते हैं कि बच्चों को जुबान सिखाने के लिए उनसे बात करना जरूरी है।
But now we also know that they need eye gaze, you need to meet. उनसे नजरें मिलाना, उनको छूना, गले लगाना, नकलें उतारना, शक्लें और आवाजें बनाना वो अवामिल हैं जिनका बराह रास्त असर बच्चे की जुबान सीखने पर पड़ता है। यूनिसेफ और नॉन प्रॉफिट H&M फाउंडेशन की मुश्तरका काविश इस उम्मीद पर मबनी है कि बाप और बच्चों का राब्ता मजबूत हो और यूं गुफ्तगू के जरिए खानदान मजबूत हो सकें। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। दुनिया के कई मुल्कों में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। ये गाड़ियां धुएं और माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब इनकी कीमतें अब भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इन्हें आम लोगों की पहुंच में कैसे लाया जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोल या डीजल से चलने वाले ज़राए आमदोरफ्त फ़िज़ाई आलूदगी का एक बड़ा सबब है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से मौसम सरमा के दौरान लाहौर जैसे शहर में जिंदगी का पहिया स्मोक के बाइस रुक जाता है, जबकि कराची में ये आलूदगी सेहत के मसाइल का बाइस बन रही है। जितनी पुरानी गाड़ी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1990 की गाड़ियाँ, 80 की गाड़ियाँ भी कराची शहर में चल रही हैं, जिनसे जो पोल्यूशन निकलता है वो इंतहा से ज़्यादा मुज़र सेहत है। और माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते हुए खदशे के बायस ही बिजली से चलने वाली कारों, बसों और स्कूटर्स तक की तादाद अब दुनिया भर में बढ़ रही है। ये गाड़ियाँ आलूदगी नहीं फैलाती और इन्हें चलाने का खर्च पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की निस्बत कम भी है। और यही वजह है कि दुनिया के बेशतर ममालिक बिजली से चलने वाली गाड़ियों की सनत को फरोग देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जैसे चिले और कोस्टारिका। चिली अपने आप को बदल देगा और चीन के बाद दुनिया भर में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद सबसे ज्यादा यहाँ होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में कम खर्च आता है और इनकी मुरम्मत कराना भी महंगा नहीं, लेकिन मसला उनकी कीमतें खरीद का है, जो आम गाड़ियों की निस्बत ज्यादा है। इस मसले को हुकूमतें टैक्सों में छूट देकर हल करने की कोशिशें कर रही हैं। नॉर्वे में इस वक्त फरोख्त होने वाली गाड़ियों में 1/3 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, क्योंकि हुकूमत उनके मालकीन को दीगर माली फवायद भी मुहैया कर रही है। लेकिन ऐसे फवायद खत्म होने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग भी शायद कम हो जाएगी। टैक्स की बचत और चार्जिंग की सहूलत के बायस ये गाड़ियाँ चलाना सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर हमें ये सब कुछ अदा करना हो तो शायद ये मुश्किल हो। माहिरीन का अंदाजा है कि साल 2030 तक बिजली से चलने वाली गाड़ियों की कीमतें आम गाड़ियों का मुकाबला कर पाएंगी, लेकिन इससे पहले सब्सिडीज के बगैर हुकूमतों का बिजली से चलने वाली गाड़ियों की फरोख्त का हदफ हासिल करना मुश्किल है। हम साल 2025 तक बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए मार्केट में 100% हिस्सा देखना चाहते थे। इसके लिए हमें मुस्तकिल ऐसे इकदाम करते रहना है। माहिरीन का ये भी कहना है कि जब तक बिजली से चलने वाली गाड़ियों की कीमतें कम नहीं होती, माहौलियाती आलूदगी से मुकाबला करने के लिए सनत को हुकूमतों की मदद की जरूरत रहेगी। और पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की सनत की तरक्की के लिए पहले तवानाई और बिजली की कमी के मसले को दूर करना जरूरी है। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पाकिस्तान तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स तामीर कर रहा है, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक में आलूदगी के खतरे के पेश नजर कोयले के इस्तेमाल में कमी आ रही है। तो पाकिस्तान की इस पॉलिसी की वजह क्या है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा हम इसी हफ्ते आपके लिए लेकर आएंगे। और घर से दूर जाने के लिए गाड़ी के बजाय हवा में कल को हो सकता है आप भी उड़ रहे हों। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की कंपनी जेट पैक एविएशन 1 साल की तैयारी के बाद तारीख में पहली मर्तबा 2 पायलट्स को बैटरी से चलने वाले जेट पैक्स की मदद से एक साथ उड़ाने में कामयाब हो गए। इसका मकसद तो ये देखना था कि गाड़ियों की तरह क्या जेट पैक्स की रेस भी मुमकिन है, मगर ये टेक्नोलॉजी अगर इसी तरह तरक्की करती रही तो लेट होने के लिए अच्छा बहाना ढूंढना भी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हम ट्रैफिक को इल्जाम नहीं दे पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग विजुअल्स एज वेल। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक का इंतजार रहेगा, इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरें आपको हर दम मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।